हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस मॉक टेस्ट में। तो ये है एलडी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट हिंदी विषय से संबंधित। तो आज के इस मॉक टेस्ट में लिया गया है कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है आरओ उसका गद्य खंड। तो देखिए, आज के इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी आधारित, जिसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्न जोड़े गए हैं इन्हीं 50 प्रश्नों में व्याकरण से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, पहला भारत भारती पुरस्कार किसे मिला? क सुभद्रा कुमारी चौहान, ख मृदुला गर्ग, ग महादेवी वर्मा या घ मन्नू भंडारी। तो पहला जो भारत भारती पुरस्कार था वो मिला था महादेवी वर्मा जी को। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना महादेवी जी की कौन सी रचना में है? क अतीत के चलचित्र, ख स्मृति की रेखाएं, ग श्रृंखला की कड़ियां या घ मेरा परिवार। तो इसका सही आंसर है ग श्रृंखला की कड़ियां, जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन जो इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है महादेवी जी का, तो वो उनके किस संग्रह से लिया गया है? क मेरा परिवार, ख स्मृति की रेखाएं, ग श्रृंखला की कड़ियां या घ पथ के साथी। तो ये लिया गया है इनके संग्रह स्मृति की रेखाएं से। चौथा प्रश्न है, ये पाठ से संबंधित है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? क लक्ष्मीन, ख सुकन्या, ग तुलसी या घ शांति। तो जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, या जिसे लक्ष्मी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, भक्तिन के गांव का नाम क्या था? क सतलखा, ख बूंदी, ग झूसी या घ हंडिया। तो कौन से गांव से थी वो? झूसी गांव से। तो आंसर हो जाएगा ग झूसी। छठा प्रश्न है, भक्तिन का विवाह कितने वर्ष में हुआ? क 5, ख 8, ग 15 या घ 18। तो भक्तिन का विवाह हुआ था 5 वर्ष की आयु में, उसमें प्रचलित था बाल विवाह। तो ये देखिए, अब तो गैर कानूनी है, अब जो है वो है न्यूनतम 18 वर्ष, लेकिन उसका विवाह हुआ उस समय 5 वर्ष की आयु में, और हडिया गांव में उसका विवाह हुआ था। सातवां प्रश्न है, भक्तिन की कितनी बेटियां थी? क 1, ख 2, ग 3 या घ 4। तो भक्तिन की कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां। आठवां प्रश्न है, धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में कहाँ हुआ? धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। सन 1926 में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म धर्मवीर भारती जी का। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध गीति नाट्य कौन सा है? क करुणालय, ख अंधायुग, ग पंचवटी प्रसंग या घ ज्योत्सना। तो धर्मवीर भारती जी का जो प्रसिद्ध गीति नाट्य है उसका नाम है अंधा युग, काफी प्रसिद्ध है। और इसी अंधा युग का जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है अश्वत्थामा। 10वां प्रश्न है, काले मेघा पानी दे किसका संस्मरण है? क निराला, ख धर्मवीर भारती, ख फणीश्वर नाथ रेणु या घ शिव पूजन सहाय। तो काले मेघा पानी दे ये संस्मरण है, आत्मकथात्मक संस्मरण धर्मवीर भारती जी का। 11वां प्रश्न है, ये पाठ से संबंधित, काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व किस रचना में वर्णित है? क पतंग, ख इस जल प्रलय में, ग काले मेघा पानी दे या घ चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग काले मेघा पानी दे, आंसर ग। और वहीं देखिए जो घ है ये भी एनसीईआरटी का ही है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये है व्यवसाय बनती शिक्षा का, इसमें समस्या दिखाई गई है। 12वां प्रश्न है, काले मेघा पानी दे नामक पाठ में जो संस्मरण है धर्मवीर भारती का, बच्चों की सेना का नाम क्या है? जो वहाँ पर बच्चों की सेना आती है, मोहल्ले में पूरे घूमती है। क बानर सेना, ख बाल सेना, ग इंदर सेना या घ वरुण सेना। तो इसका नाम है इंदर सेना। 13वां प्रश्न है, इंदर सेना का अन्य नाम क्या था?
क शेर मंडली, ख मेढक मंडली, गौ बाल मंडली या घ तितली मंडली। तो इंद्र सेना बच्चों की सेना का नाम, एक अन्य नाम था मेढक मंडली भी इन्हें कहते थे। तो ये पूरे गांव में घूमते थे और लोग इन्हें पानी देते थे, इन पर पानी बरसाते थे। और ये किस लिए था, ताकि वहाँ पर जो वर्षा नहीं हो रही है वहाँ पर वर्षा हो जाए और उनकी फसलों को भी पानी मिल जाए, इसलिए ये किया जाता था बच्चों के द्वारा। 14वां प्रश्न है टेरना का अर्थ क्या है। क पुकारना, ख खदेड़ना, गौ जाना या घ बुरा मानना। तो टेरना का अर्थ होता है पुकारना। 15वां प्रश्न है ढोर ढंगर का अर्थ है। क लोग, ख मकान, गौ पशु या घ कोई नहीं। ढोर ढंगर इसका अर्थ होता है पशु। 16वां प्रश्न है पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक कौन है। क शिवपूजन सहाय, ख जयशंकर प्रसाद, गौ प्रेमचंद या घ फणीश्वरनाथ रेणु। तो पहलवान की ढोलक लिखा है आंचलिक जो उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से फणीश्वरनाथ रेणु जी का रिपोर्टाज है। क फ्रांस क्रांति कथा, ख चीनी क्रांति कथा, गौ नेपाली क्रांति कथा या घ जापानी क्रांति कथा। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो रिपोर्टाज है उसका नाम है नेपाली क्रांति कथा। आंसर हो जाएगा गौ। 18वां प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ। क सन 1947, ख सन 1950, गौ सन 1954 या घ सन 1956। तो ये मैला आंचल प्रकाशित हुआ सन 1954 में। 19वां प्रश्न है पहलवान की ढोलक का पात्र पहलवान कौन है। तो पहलवान है जो इसमें नाम क्या है उसका। क जुम्मन शेख, ख लुट्टन सिंह, गौ चांद सिंह या घ शेर सिंह। तो इसका सही आंसर है ख लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह पहलवान जो नाम था इसमें वो है उसका। 20वां प्रश्न है लुट्टन एक बार दंगल देखने किस मेले में गया। क श्यामनगर, ख रूपनगर, गौ विजयनगर या घ रामनगर। तो ये मेला था श्यामनगर का। 21वां प्रश्न है चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम क्या था। तो जब लुट्टन दंगल देखने गया श्यामनगर तो वहाँ पर जो पहलवान था चांद सिंह पहलवान, जिससे लुट्टन सिंह का दंगल भी हुआ, लुट्टन सिंह ने इसे हरा दिया था, इसके गुरु का नाम क्या था। क प्रकाश सिंह, ख बादल सिंह, गौ मंजीत सिंह या घ शेर सिंह। तो उसका नाम था बादल सिंह। 22वां प्रश्न है राजा साहब ने लुट्टन को कितने रुपए देकर घर जाने को कहा। तो देखिए राजा साहब पहले नहीं चाहते थे लुट्टन लड़े, क्योंकि जो चांसी था बहुत ही खतरनाक पहलवान था। तो उन्होंने पहले क्या किया, लुट्टन को कुछ रुपये दिए, कितने रुपए दिए और कहा घर जाओ। क 5, ख 10, गौ 15 या घ 20। तो उन्होंने दिए राजा साहब ने 10 रुपये। तो फिर फ्रेंड्स उसके बाद इस कहानी में जो लुट्टन सिंह है वो चांसी को हरा देता है और उसके बाद वो कई लड़ाइयाँ जीतता है और फिर राजा उसे अपने वहीं रख लेते हैं और उसे बहुत पुरस्कार भी देते हैं। लेकिन बाद में जब दूसरा उत्तराधिकारी बनता है वहाँ पर राजा, तो फिर लुट्टन का जो सम्मान है वो धीरे धीरे कम होते रहता है। और बाद में क्या होता है, जो गांव था वहीं हैजा और मलेरिया का भी प्रकोप होता है, तो उसमें भी लुट्टन के दोनों बेटे मारे जाते हैं। तो ये पूरी कहानी आप पढ़ लीजिएगा। 23वां प्रश्न है निम्न में से किस लेखक ने सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन किया। क रामचंद्र शुक्ल, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, गौ विष्णु खरे या घ रामविलास शर्मा। तो देखिए सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन किया विष्णु खरे जी ने। 24वां प्रश्न है चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक कौन हैं। क केदारनाथ सिंह, ख विष्णु खरे, ग राहुल सांकृत्यायन या घ अज्ञेय। तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब ये अध्याय के लेखक हैं विष्णु खरे जी। 25वां प्रश्न है निम्न में से भारत पाक विभाजन के बाद दोनों तरफ विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। क पंच परमेश्वर, ख नमक, ग हम हसमत या घ अतीत में दबे पाऊं। तो ये कहानी है नमक कहानी। 26वां प्रश्न है नमक कहानी किसकी है। क मृदुला गर्ग, ख रजिया सज्जाद जहीर, ग निर्मला पुतुल या घ कृष्णा सोपती। तो ये कहानी है रजिया सज्जाद जहीर जी की। तो फ्रेंड नमक कहानी लिखी है रजिया सज्जाद जहीर ने और इनका जन्म हुआ था सन 1917
1917 में इनका जन्म हुआ था अजमेर राजस्थान में। और इनका एक कहानी संग्रह है, उर्दू कहानी संग्रह जर्द गुलाब, वो भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 27वां, नमक कहानी जो है उसमें भारतीय कस्टम अधिकारी का नाम क्या है? क सचिन दास गुप्ता, ख सबिन दास गुप्ता, ग सौरभ दास गुप्ता या घ सुनील दास गुप्ता। तो उस कहानी में जो भारतीय कस्टम अधिकारी हैं जो चेक भी करते हैं इनका सामान, जब ये नमक की पुड़िया जो लाहौरी नमक होता है वो लाती हैं, तो उनका नाम था सुनील दास गुप्ता। 28वां प्रश्न है, नमक कहानी की मुख्य पात्र कौन है? क हामिदा, ख अमीना, ग सफ़िया या घ अंजू दीदी। तो नमक कहानी की जो मुख्य पात्र हैं वो हैं सफ़िया। 29वां प्रश्न है, सफ़िया ने नमक की पुड़िया किस फल की टोकरी में रखी? क सेब, ख कीनू, ग आम या घ अंगूर। तो उन्होंने रखी थी कीनू। कीनू की जो टोकरी थी कीनू फल की, उसमें ये छुपा कर रखी थी। अगला प्रश्न है, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? क आलोक पर्व, ख कल्पलता, ग अशोक के फूल या घ कुटज। तो सीरीज के फूल ये पाठ लिया गया है कल्पलता निबंध संग्रह से। 31वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क अशोक के फूल, ख बाणभट्ट की आत्मकथा, ग आलोक पर्व या घ अनामदास का पोथा। तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व के लिए। तो आलोक पर्व इनका निबंध संग्रह था, उसके लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है 32वां, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है? क हिंदी साहित्य की भूमिका, ख हिंदी साहित्य का आदिकाल, ग हिंदी साहित्य का इतिहास या घ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो देखिए इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना नहीं है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाकी सभी किसकी रचनाएं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। 33वां प्रश्न है, सीरीज के फूल में कर्नाट राज की जो प्रिया वज्जिका देवी थी, उन्होंने निम्न में से किसे कवि नहीं माना? कवि नहीं माना, उन्होंने 3 कवियों का वर्णन किया जो उन्होंने माना। क वाल्मीकि, ख कालिदास, ग व्यास या घ ब्रह्मा। तो उन्होंने कालिदास जी को का वर्णन नहीं किया है, बल्कि किसे कवि माना है उन्होंने? वाल्मीकि, व्यास और ब्रह्मा जी को। 34वां प्रश्न है, खंखड़ का अर्थ है? क पेड़, ख ठूंठ, ग पत्ता या घ फल। तो खंखड़ का अर्थ होता है ठूंठ। 35वां प्रश्न है, घनम सृण का अर्थ है? क कठोर, ख शुष्क, ग मुलायम या घ कटीला। तो इसका अर्थ होता है मुलायम। अगला प्रश्न है, दोला का अर्थ है? क झूला, ख तालाब, ग टीला या घ रस्सी। तो देखिए सभी सीरीज के फुल निबंध से लिए गए हैं शब्दार्थ। तो दोला का अर्थ होता है झूला। 37वां प्रश्न है, मर्मरित किसकी ध्वनि से संबंधित है? क नदी, ख वायु, ग पत्ते या घ आग। तो मर्मरित ये पत्ते जब खड़खड़ाहट करते हैं तो उससे संबंधित ये ध्वनि होती है, पत्तों से संबंधित। अगला प्रश्न है 38वां, अनासक्त का अर्थ है? क विषय भोग में डूबा हुआ, ख विषय भोग से मुक्त, ग आलसी या घ मेहनती। तो अनासक्त का होता है विषय भोग से मुक्त। 39वां प्रश्न है, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? क 17, ख 21, ग 25 या घ 31। तो इसका सही आंसर है ख 21। 40वां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? क मूक नायक, ख बहिष्कृत भारत, ग जनता या घ उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एलटी की जो भर्ती परीक्षा है हिंदी से, तो कुछ व्याकरण, उसमें व्याकरण भी पूछी जाएगी। तो कुछ व्याकरण के भी प्रश्न देखते हैं, आइए। 41वां प्रश्न है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? क विदुर, ख व्याकरण, ग व्युत्पत्ति या घ विभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क विदुर। इसमें वी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के प्रारंभ में।
42वां प्रश्न है, किस विकल्प में गार प्रत्यय नहीं है? क कारागार, ख मददगार, गौ यादगार या घ गुनाहगार। तो देखिए इसमें जो कारागार है इसमें गार प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में गार प्रत्यय है। 43वां प्रश्न, किस विकल्प में कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द है? तो देखिए जो कृदंत होते हैं वो क्रिया शब्दों में जोड़कर बनाए जाते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर कौन से, बचत और छात्रा, देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि छात्र से बना है छात्रा। वहीं कौ है कारक भगोड़ा, गौ है तेली मिठास, घौ है घबराहट कौनते। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खौ, कार्य से बना है कारक और भागने की क्रिया से बना है भगोड़ा। तो ये दोनों क्या है, कृदंत प्रत्यय के उदाहरण है इसमें। 44वां प्रश्न है, निम्न में परस्पर विलोम शब्द वाला युग्म नहीं है, यानी कि जिसमें विलोम शब्द का युग्म नहीं है। क इष्ट अभिष्ट, ख उर्वर अनुर्वर, गौ आजादी गुलामी, गौ इप्सित अनिप्सित। तो देखिए इसमें जो पहला है इष्ट अभिष्ट ये गलत है, ये सही युग्म नहीं है, बाकी सभी सही युग्म है। अगला प्रश्न है 45वां, निम्न में से किस विकल्प में पर्यायवाची शब्दों का विकल्प है या युग्म है? क पावक अनिल, ख दसन या रदन, गौ प्रस्तर उत्पल या घ भुजंग पन्नगारी। तो अगर हम सभी यहाँ पर विकल्प देखें तो पावक और अनिल, देखिए यहाँ पर तो अलग अलग हैं। पावक का अर्थ आग होता है, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है, जबकि अनल का होता है आग। वहीं दसन और रदन, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दसन और रदन दोनों का अर्थ दांत होता है, जो टीथ होते हैं हमारे। वहीं देखिए प्रस्तर और उत्पल, प्रस्तर का मतलब तो पत्थर है, उत्पल का अर्थ कमल होता है, ये भी नहीं होगा। भुजंग और पन्नगारी, देखिए भुजंग सांप होता है, पन्नगारी मतलब यानी जो सांप का शत्रु है गरुड़, उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सभी देखिए युग्म यहाँ पर क गौ घौ में सही नहीं है, लेकिन जो खौ है दसन और रदन ये दोनों सही हैं दांत के पर्यायवाची। 46वां प्रश्न है, किस शब्द के में करण तत्पुरुष समास है? क पथ भ्रष्ट, ख गुण युक्त, गौ जीवन दान या घ स्वर्ग पतित। तो जो यहाँ पर गुण युक्त है तो इसका अर्थ ही होता है गुण से युक्त, तो ये हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। 47वां प्रश्न है, ऐसा रोग जो छूने से फैलता है के लिए एक शब्द है। क संक्रामक रोग, ख असाध्य रोग, ग घातक रोग या घ दुस्साध्य रोग। हो गए। तो इसका सही आंसर है क संक्रामक रोग, जिसका संक्रमण फैलता है, जो छूने से भी फैलता है, उसे कहा जाता है संक्रामक रोग। 48वां प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है? क दांत, ख हाथ, गौ पक्षी या घ चंद्रमा। तो द्विज इसका अर्थ हाथ नहीं होता है, बल्कि दांत, पक्षी और चंद्रमा होता है। 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क मणिपुरी, ख कोंकणी, ग राजस्थानी या घ मैथिली। तो देखिए आप 8वीं अनुसूची जो संविधान की है उसकी 22 के 22 जो भाषाएं हैं उन्हें याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है गौ राजस्थानी। राजस्थानी उसमें शामिल नहीं है, बल्कि मैथिली, कोंकणी और मणिपुरी शामिल हैं। 50वां प्रश्न है, आज का जो अंतिम प्रश्न है इस मॉक टेस्ट का, निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। क आर्थिक, ख प्राथमिक, ग सामाजिक या घ वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख प्राथमिक। प्राथमिक जो कि प्रथम से बना है, जो संज्ञा से नहीं बना है बल्कि प्रथम से बना है, प्रथम जो विशेषण है। बाकी विज्ञान से वैज्ञानिक बना है, समाज से सामाजिक, अर्थ से आर्थिक बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ख प्राथमिक। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट, जिसमें एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण से संबंधित आपने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। तो जल्द ही और भी मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।